नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज बजट ब्रह्मास्त्र और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री बच्चनलाल पहला बजट प्रदेश के नाम करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने उसको पेश किया और पेश करने के दौरान राजस्थान के हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई। हर सेक्टर के लिए एक बजट अलॉट किया गया। मसलन महिलाओं को लखपति दीदी बनाना हो, घरों के अंदर पानी को सर्जन करना हो या फिर पौधे लगाने हो, मेट्रो का विस्तार हो, मीसाबंदियों को पेंशन हो या फिर इससे इतर किस तरीके से राजस्थान को विकास की राह पर आगे बढ़ाना हो। चंद शब्दों में आज के बजट को अगर समझा जाए तो नई भजनलाल सरकार की नीयत, नियम, निर्देश और इन सब के बीच में नजरिया कि राजस्थान को आगे किस दिशा में लेकर जाना है। लेकिन अक्सर कहते हैं कि बजट को समझना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने एक बड़ा पैनल बुलाया है जो हमारे तमाम एक्सपर्ट हैं, अपने अपने सेक्टर्स के बेहतरीन रिपोर्टर्स हैं। वो आपको बारीकी के साथ आसान भाषा में समझाएंगे कि इस बजट में आपके लिए क्या है, राजस्थान के लिए क्या है, भविष्य के लिए क्या है और वर्तमान के लिए क्या है। हमारे साथ मौजूद हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हैं, अभिषेक श्रीवास्तव हैं, भारत दीक्षित हैं और तृप्ति गौतम है। शुरुआत करेंगे विमल जी आपके साथ। इसको सबसे पहले जरा ये बताइए कि जो आंकड़ा फिगर दिया जा रहा है 4,86,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का बजट पेश किया गया है, इसको जरा डिकोड करके आम जनता की भाषा में ये बताइए कि ये है क्या, कितना इसमें से खर्च होना है और किस तरीके से खर्च होना है। देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक बजट की बात करें, बजट केवल और केवल आंकड़ों का मायाजाल है। इस बजट के अंदर जो किसी भी बजट के अंदर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बजट्स के अंदर आंकड़े बताए जाते हैं, लंबी लंबी बातें की जाती है और उस हिसाब से सरकार अपनी योजना बनाती है। लेकिन किसी भी बजट में कभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता कि ये जो बजट प्रावधान किए गए हैं ये प्रावधान एक निश्चित समय सीमा में पूरा होंगे। जैसे कि हम लेखानुदान की बात करें, जिसे आज वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया था, और इसके जो फिगर्स की बात करें कि आपने बताया जो फिगर्स है वो 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए का फिगर है, जिस फिगर का ये एक बजट अनुमान है। और इस अनुमान में सरकार ने पहले खर्च कितना करना है और उसके बाद में उस खर्च की पूर्ति के लिए राजस्व कितना जुटाना है उसकी कैलकुलेशन दी गई है। जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 2,82,247.65 लाख करोड़ रुपए का खर्च का सरकार ने अनुमान लगाया है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, और 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए का रेवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त करने का अनुमान लगाया है। अब आप मतलब आप कह रहे हैं कि लगभग 23,000 करोड़ के राजस्व घाटे के साथ का बजट, 23,870 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। इस राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार आगे क्या करेगी उसके बारे में अभी रोड मैप नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो, जैसा कि दिया कुमारी जी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही कही थी कि हमारे राजस्थान के ऊपर 5,89,781 करोड़ रुपए का लोन है, अर्थात हर राजस्थानी के ऊपर 70,800 रुपए प्रति व्यक्ति वो कर्जदार है। अब वो कर्जदार अपना वर्ल्ड बैंक का भी हो सकता है, एशियन बैंक का भी हो सकता है और रिजर्व बैंक का भी हो सकता है, लेकिन कर्जदार है। इस कर्ज को पूरा करने के लिए जो खर्च सरकार ने अपने इसमें बजट के जो लेखानुदान दिया है उसके अंदर जो खर्च बताया 2,82,247.65 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च की इन्होंने अनुमान लगाया है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो खर्च राशि है इस राशि का उपयोग कहाँ होगा। क्या ये मैं आपसे समझूंगा, एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई जो बजट पेश किया गया उसमें से जो कर्जा है 5,89,000 करोड़ का, उसका मूल कितना दिया जा सकता है और ब्याज में कितना जाएगा। लेकिन निर्मल जी, क्योंकि इसको हम लेखा अनुदान कह रहे हैं, वोट ऑन अकाउंट कह रहे हैं, लेकिन इसका जो साइज है वो पिछले बजट से ज्यादा है, तो पब्लिक डोमेन के अंदर ये सवाल है कि भाई क्या वाकई में वोट ऑन अकाउंट है, ये एक पूरा बजट है। इस स्थिति को जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए विजेंद्र, साफ तौर पर कहा जा सकता है, चूंकि
ये बात सही है कि जो जिस सरकार का मतलब जो अंतिम जो बजट होता है उसको अंतरिम बजट के तौर पर पेश किया जाता है, तो वो तो मोदी सरकार कर चुकी है, क्योंकि उनके कार्यकाल का अब दोबारा से चुनाव होने हैं लोकसभा के, कौन किसकी सरकार आएगी क्या होगा वो बात की बात है। और जो सरकार नई आती है और लोकसभा चुनाव या अन्य चुनाव उनके सामने होते हैं तो वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान लेती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 116 में इसकी स्थिति क्लियर कर रखी है कि वोट ऑन अकाउंट लिया जा सकता है। लेखानुदान को लेकर के चूंकि अब जनता में नई सरकार आई है, पता है कि बजट आएगा तो लोगों को जन अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, तो जन अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा गया और सरकार की ये बाध्यता भी थी कि पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती, तो ऐसे में इस लेखानुदान को एक मिनी बजट के तौर पर उन्होंने पेश किया है। देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन की सीधी बात करें तो राज्य सरकार की अभी स्थिति यह है कि जो राज्य अगर प्रदेश की वित्तीय सेहत की बात करें विजेंद्र, तो 1 रुपया कमाने के लिए अभी 1 रुपये 10 पैसे 1 रुपये 12 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये तो तय है कि हमें रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना होगा। और खास बात यह है कि चूंकि आचार संहिता का दौर था, एक लंबा दौर चुनावी प्रक्रिया का चला, उस दौर में सरकारी मशीनरी उतनी तेजी से या उतनी उत्कृष्टता से कार्य नहीं करती। उसका नुकसान यह हुआ कि जितने भी जो नो टैक्स हेड हैं उनके अंदर जो राजस्व लक्ष्य दिए गए हैं वो अभी तक 50 से 60% पूरे हुए हैं। और चूंकि 1 महीने का करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त बचा है फाइनेंशियल ईयर को समाप्त होने में, ऐसे में उम्मीद नहीं की जा सकती वो 100% लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में लेखानुदान में इस बात का ध्यान रखा गया कि जनअपेक्षाओं को देखते हुए कुछ ऐसी घोषणाएं की जाएं जो खासकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो 4 जातियां बताई थी, युवा, गरीब, महिला और किसानों के लेकर के, तो उन्होंने उसको लेकर के काफी घोषणाएं की हैं। और इस बात का भी ध्यान रखा है कि जनअपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पब्लिक को इस तरह से किया जाए। देखिए, एक खास बात और है विजेंद्र, ऐसा मतलब उम्मीदें जो पूरी नहीं की जाए तो ऐसी उम्मीदें बनानी भी नहीं चाहिए। तो जनता के साथ सरकार के साथ सीधी प्रैक्टिकल बजट सरकार के साथ सीधी स्थिति थी कि अभी ना तो वित्तीय वर्ष के जो अंतिम 3 महीने होते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन उसी दौर में होता है, उसमें हम पिछड़ रहे हैं। और चूंकि लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने भी सिर्फ अंतरिम बजट दिया है, तो उसमें भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि करों की स्थिति, केंद्रीय करों में हमारी हिस्सा राशि कितनी होगी। ऐसे में एक बहुत आनन फानन में बहुत बड़े बड़े प्रावधान करना बिल्कुल न्यायोचित भी नहीं था। लेकिन निर्मल जी, आपने एक जिक्र किया कि भाई कैसे इनकम को बढ़ाया जाए। वाकई में अगर मैं बजट को समझता हूं तो अगर 1 रुपया होता है ना, तो उसमें से मैक्सिमम 7 पैसे हम खर्च करते हैं उन एसेट्स को डेवलप करने में जिनसे हमारा रेवेन्यू आगे के लिए बढ़ जाए। इसको बढ़ाने की जरूरत है नहीं, इसको लेकर अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन पंकज जी, डबल इंजन, क्योंकि एक तरफ अंतरिम बजट पेश हुआ है और दूसरी तरफ लेखा अनुदान पेश हुआ है, क्या डबल इंजन का मतलब ये निकालें कि केंद्र की योजनाएं प्रथम इंजन है, उसके साथ राज्य सरकार का पीछे डब्बा जुड़ा हुआ है, आगे से जो योजनाएं चलेंगी उनको राज्य के अंदर अपने हिस्से के हिसाब से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि बजट में मैक्सिमम योजनाएं वो हैं जो सेंटर से संचालित है। बिल्कुल विजेंद्र, ये आप जो बता रहे हैं ये बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इस लेखानुदान की समीक्षा कर दी है। दरअसल जो भी लेखानुदान में आज घोषणाएं की गई है वो ज़्यादातर घोषणाएं केंद्र के बजट पर आधारित हैं, और केंद्रीय बजट में जिन घोषणाओं को या केंद्र सरकार जिन घोषणाओं को चला रही है उनको राजस्थान में इम्प्लीमेंट कैसे करें उसको लेकर लेखानुदान में किया गया। जैसे आप मानिए आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना को बदल कर आयुष्मान योजना कर दिया, उसका बजट केंद्र से आता है जी। जयपुर के पास हाईटेक सिटी के लिए बात करी, वो केंद्र से सेंसर्ड है। मेट्रो की अगर आप बात करते हैं तो उसका पैसा भी केंद्र देगा। जल जीवन मिशन की जो बात करी, या आपने लखपति दीदी की बात करी, या आपने बात करी मातृवंदन के तहत जो गर्भवती महिलाओं को पैसा देने की आप बात कर रहे हैं, सब केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो कुल मिला के ये जो बात चली आ रही थी डबल इंजन की सरकार, वो आप इस लेखानुदान में देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र और राज्य की योजनाओं का तालमेल बैठा के ये लेखानुदान जो दिया कुमारी है वित्त मंत्री उन्होंने पेश किया है। और ख़ास बात ये कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बिना केंद्र सरकार के या बिना केंद्र की सहमति के राज्य अगर अपनी योजना बनाती है या चलाती है तो उसके ऊपर अनावश्यक रूप से कर्ज का भार भी बढ़ता है जी। तो ये बहुत सूझबूझ बड़ा कदम आप मान सकते हैं कि जो लेखानुदान में घोषणाएं करी गई है, राज्य के ऊपर उसका जो भार है, जो आर्थिक भार है वो बेहद कम होगा और केंद्र के साथ इस में पूरा तालमेल दिखेगा। लेकिन पंकज जी, सवाल ये भी है कि भाई जो आंकड़े हैं, जैसे 5 लाख लखपति दीदी, 5 लाख जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग, 5 लाख जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाना है, ये जो आंकड़े हैं जो सेंटर के साथ कनेक्ट हैं, क्या सेंटर ने बाइफर्केशन किया है कि भाई आपके स्टेट में इतनी चीजें मिलेंगी तो उसको आप बजट में ऐड कर लीजिए? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जो केंद्र ने अंतरिम बजट पेश किया है उसी समय में राजस्थान को हर स्टेट को कितना पैसा मिलेगा ये भी जो अफसरों के बीच में आदान प्रदान हो जाता है कि कितना पैसा जो सेंट्रल स्कीम है उसके तहत आपको मिलेगा। और राज्य के जो अफसर होते हैं मोटे रूप से ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि अगर
क्योंकि सरकार केंद्र में बननी है, किसी भी पार्टी की बने, तो जो राजस्थान की हिस्सेदारी है करों में, वो कितनी राजस्थान को मिलेगी, वो भी एक मोटा रूप से अनुमान लगा लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही इस तरह की योजनाएं तैयार की जाती इसको है। एक लाइन में मैं ऐसे वाइंड अप कर सकता हूं कि ऑफिशियली बजट के पीछे अधिकारियों की अनऑफिशियली अंडरस्टैंडिंग टिकी है। जी जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। और जैसा कि सुबह भी हमने डिस्कशन में कहा था कि बजट जो होगा वो रोड मैप होगा आगे 5 साल के लिए, और या फिर जो आने वाला बजट है उसकी झलक उसमें दिखाई देगी। और ऐसा ही लेखानुदान हमने देखा जो दिया ठीक है, बाकी पैनलिस्ट को भी मुझे इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन निर्मल जी, क्योंकि यहाँ से हम इसको कनेक्ट करें, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या इसलिए जानबूझकर उन योजनाओं को फोकस किया गया है जो सीधी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ती हैं या केंद्र से जुड़ती हैं? क्योंकि अब जो वोट मांगे जाएंगे, अब जो जनता के बीच में जाया जाएगा, वो केंद्र के लिए जाया जाएगा और राजस्थान के बजट को इस्तेमाल कर लिया गया। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री का भजनलाल शर्मा का खुद का बजट से एक दिन पहले दिल्ली होना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के लिए समन्वय बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस लेखानुदान को पेश किया जाएगा ताकि जनता तक ये संदेश ना पहुंचे कि जनहितार्थ कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। और ये भी बात सही है कि लोकसभा चुनाव में तो एक हाथ बंधे हुए हैं कि किस तरह से हमको सीमित संख्या में, सीमित मात्रा में ही योजनाओं को किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो मैं बताना चाहूंगा विजेंद्र, देखिए, इस बजट की एक खास बात है, इसमें एक राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की गई है। ये टास्क फोर्स सीधे तौर पर यह तय करेगी कि प्रदेश की जनता का आर्थिक उन्नयन किस तरह से हो, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा हमको इन्वेस्ट करना है और अर्थव्यवस्था को किस तरह से पटरी पर लाना है। यानी सरकार को यह तो पता है, राज्य सरकार को, कि उनकी वित्तीय सेहत ठीक नहीं है, इसलिए नई योजनाओं की घोषणा करने से बचा गया। और इसमें सीधा तौर पर एक रिस्क थी, हाई रिस्क थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर आप इस तरह की घोषणाएं करते जिनका बाद में वित्त पोषण नहीं कर सकते, और जो पूर्ववर्ती सरकार की जो घोषणाएं, उनका वित्त पोषण भी अपने आप में एक चुनौती है, तो ऐसे में सरकार रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सूझबूझ भरा ये बजट पेश किया गया। टास्क फोर्स, अब भविष्य में टास्क फोर्स का गठन होगा, उसमें कौन कौन अधिकारी या मंत्री शामिल होंगे, वो कब अपनी रिपोर्ट देंगे और किस तरह से एक इकोनॉमिक रिवाइवल राजस्थान का किया जाएगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन केंद्र को केंद्र में रखकर विकास के केंद्र बिंदु को स्थापित करने की कोशिश की गई है। विकास, क्योंकि 2 सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एक चिकित्सा और दूसरा ऊर्जा, और ऊर्जा पर सेंटर का बहुत ज्यादा फोकस है। तो जिन योजनाओं को सेंटर के साथ मिलकर स्टेट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, दोनों सेक्टर को जरा समझाइए कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। और क्यों आचार संहिता लगने से पहले आपको लग रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले या कहें कि कुछ जमीन पर काम शुरू हो जाए? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल अगर बात करें सेक्टर वाइज ऊर्जा सेक्टर की, तो राजस्थान और केंद्र दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस था जब से पूर्ववर्ती सरकार थी। जब तक आप देखिए विभिन्न तरह की योजनाएं थी, उनमें केंद्र अनुदानित जो भी योजनाएं थी उनमें सिर्फ जितना राज्यों को हिस्सेदारी दी गई है उसी हिसाब से राज्यों में काम हो रहा था। वो भी इसलिए क्योंकि केंद्र की स्पॉन्सर्ड योजनाएं थी, चाहे वो RDSS की बात करें, चाहे और अन्य और योजनाओं की बात करें। लेकिन आज जो बजट पेश किया गया और उस बजट के अंदर वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान में बिजली कंपनियों का उदय करने के लिए राजस्थान की जो भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। वास्तव में केंद्र सरकार का एक कह सकते हैं रोड मैप दिखाया गया था बिजली कंपनियों को उदय योजना के लिए। और मुझे याद है कि जब वसुंधरा राजे जी जो पूर्व CM थी, उन्होंने अपना जब बजट पेश किया था पहला, तो उसमें आंकड़े जो जारी किए थे वो आंकड़े भी डबल जारी किए गए थे, उदय रहित और उदय सहित। ये दोनों उसी उदय योजना का आज जब लेखानुदान पेश किया गया उसमें जिक्र किया गया और ये कहा गया कि उसके बाद में राजस्थान की बिजली कंपनी न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर की बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया गया था। लेकिन पिछले 5 सालों में उस पर काम नहीं किया गया, जिसका नतीजा है कि बिजली कंपनियों पर तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए के भार के नीचे बिजली कंपनियां हैं। जो हम वित्तीय प्रबंधन की बात करें राज्य सरकार की, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई भार है तो बिजली का है। तो इसलिए बिजली को लेकर के बड़ी योजनाएं की घोषणा करने के बजाय, लेकिन जो जनता शायद इस वक्त जुड़ी होगी ना, वो पूछ रही है कि भाई जो 5 लाख सौर संयंत्र लगने हैं उसके बारे में जरा स्थिति स्पष्ट कीजिए कि कितने वोट के लगने हैं, पहली तो कितने किलो वोट के, दूसरा पूरा पैसा सेंटर देगी या कुछ जेब से जाएगा, क्योंकि जनता के हित के लिए हम ये प्रोग्राम करें कि उसको मिला क्या। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें केंद्रीय योजनाओं की तो उसमें
सूर्योदय योजना जो पीएम मोदी ने लॉन्च की है, और उसी का ही पार्ट दिया गया है कि राजस्थान में, देखिए राजस्थान में बहुत संभावना है सोलर की, और उसी को देखते हुए बड़ी घोषणा की गई कि 5 लाख संयंत्र जो हैं वो राजस्थान में लगाए जाएंगे, और उसके लिए प्रयास किया जाएगा। अगर तीनों डिस्कॉम्स की बात करें, अभी 1,000 प्लांट्स लगाने की अप्रूवल भी दे दी गई, जो 3 महीने का जो टास्क दिया गया उसमें। लेकिन जो 5 लाख सोलर प्लांट की बात कही जा रही है, वो निश्चित तौर पर राजस्थान के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग रोड मैप तैयार किया जाएगा, और उस सूर्योदय योजना के अंतर्गत ही प्लांट लगेंगे, जिसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। को सब्सिडी मिलेगी या पूरा फ्री रहेगा? देखिए, अभी तक जो स्कीम चल रही है वो अलग चल रही है। सूर्योदय योजना की अभी तक गाइडलाइन, पूरी डिटेल गाइडलाइन नहीं आई है कि उसमें किस तरह से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, उसको लेकर के पूरी गाइडलाइन जारी होगी, और उसके बाद में ही बता पाएंगे कि मौजूदा स्थिति, क्योंकि अभी जो सोलर की योजना चल रही है उसमें आप देख सकते हैं रूफटॉप पर जो सोलर लगते हैं नेट मीटरिंग के जरिए, उसमें 40% तक सब्सिडी है, 20% सब्सिडी है। वो डिपेंड करता है आप कितनी क्षमता का सोलर प्लांट लगा रहे हो। उस पर अभी 70-71 पैसे बढ़ाए भी गए थे। देखिए, वो अलग मैटर है। वो अलग है कि आप सरप्लस बिजली सोलर लगता है, और उसके बाद में आपने जो बिजली पैदा करी है, उस बिजली में से जो सरप्लस बिजली जो आपके उपयोग में नहीं आई है, वो अगर हम डिस्कॉम को देते हैं तो उसका टैरिफ जो है वो रिवाइज किया गया है। ठीक है विकास, अब बात करते हैं चिरंजीवी योजना। उसका नाम बदल गया है, लेकिन जो 25 लाख का जो बीमा का एक कैप था, क्या वो कम किया गया है या ज्यादा किया गया है? देखिए, अगर चिरंजीवी योजना की बात करें तो राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, और जिसके बेस पर चुनाव भी लड़ा गया था। लेकिन जब नई सरकार आई और उन्होंने इस पूरी योजना का अध्ययन किया, तो उसके बाद में माना कि इसका बहुत बड़ा पैसा अमाउंट जो है केंद्र की आयुष्मान योजना से मिलता है, तो इसलिए उस योजना को ही प्रमोट किया जाए। और साथ में जो चिरंजीवी योजना के लाभार्थी हैं, जो कि बहुत बड़ा तबका है, तो उसको पूरी योजना का फायदा मिलता रहे बिना किसी उसके अवरोध के। तो उसके लिए ये जो राजस्थान में नई योजना लॉन्च की गई, उसमें आयुष्मान को ही राजस्थान के नाम से लॉन्च किया गया। साथ में उसमें जो डे केयर की बात की जा रही है, क्योंकि अभी तक आईपीडी, क्योंकि चिरंजीवी योजना है टोटली आईपीडी बेस्ड योजना है, और ओपीडी के अंदर जो योजना चलती है वो निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, इस योजनाओं के तहत काम होता है। तो अब चिरंजीवी योजना का नाम बदला गया है, उसमें डे केयर की फैसिलिटी जोड़ी गई है, तो वो एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। कंफ्यूजन है, देखिए इस प्रोग्राम में हम कंफ्यूजन ही दूर कर रहे हैं। एक तरफ तो सेंटर की आयुष्मान योजना है, वो अपने अलग ही चल रही है, वो चल रही है। मैं ये कह रहा हूं जो चिरंजीवी है, और जो कहा जा रहा है कि भाई 80 लाख परिवार जुड़ गया, जो भी आंकड़ा है, क्या उसको किसी तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है आयुष्मान के साथ, या बस नाम बदल दिया गया और बाकी सब ठीक है? देखिए, राजस्थान के जो चिरंजीवी के लाभार्थी हैं, उन सभी को आयुष्मान में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जारी है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। वो पूरे लाभार्थी जब कन्वर्ट हो जाएंगे तब उनको सबको इसका फायदा मिलेगा, और इसको लेकर के पूरी गाइडलाइन जो है वो पूरी जारी होगी उसके बाद ही, क्योंकि ये जो आयुष्मान का मैं हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन चिरंजीवी का हिस्सा हो सकता था। आयुष्मान के अपने पैरामीटर्स हैं, तो क्या उन पैरामीटर्स को बदलेंगे? देखिए, उसके लिए मैं कह रहा हूं आपको, चिरंजीवी योजना के पात्र लाभार्थी हैं, उन सभी को, चिरंजीवी योजना के जो लाभार्थी हैं उनको सभी को आयुष्मान योजना के अंदर लाने की तैयारी है। और उसी के लिए जो योजना का नाम बदल के लाया गया है, वो इसलिए कि राजस्थान के लिहाज से वो योजना में उनको एड ऑन किया जाएगा, और उसका जो वित्तीय भार पड़ेगा वो राजस्थान सरकार उसको वहन करेगी। इसी तरह के लिए ये योजना प्लानिंग में की गई है। और इसके साथ ही जो नए नए पैकेज जोड़े गए हैं कैंसर के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है, कैंसर का मरीज अगर भर्ती नहीं होता है, क्योंकि उनको 1 दिन की थेरेपी लेनी होती है, किसी को कीमोथेरेपी लेनी होती है, तो उनके लिए 24 घंटे ज़्यादा भर्ती होने का प्रोसेस नहीं होता है। तो उनके लिए डे केयर की फैसिलिटी जोड़ी गई कि डे केयर के अंदर कोई आदमी आता है और वो आकर के वहाँ पर डे केयर में कीमोथेरेपी लेता है, जो 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है, तो उसमें भी उसको फायदा मिले, यानी कि उसका पैसा, जेब से उसका पैसा नहीं लगे। ये कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी राहत। वापस मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, क्योंकि मेट्रो सिटी हुई तो है जयपुर, लेकिन मेट्रो में कितने लोग चलते हैं और कितने इलाके को कवर करते हैं, अपने हमेशा से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। और अगर मैं गलत नहीं तो घाटे में ही है मेट्रो, और उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको रूट्स को बढ़ाना पड़ेगा। विस्तार की बात की गई है, आपको लग रहा है कि विस्तार की जो बात की गई है उसमें एक रोड मैप होगा कि किस तरीके से मैक्सिमम एक्सपेंडेड जयपुर को उसमें कवर किया जाए और सेंटर से संचालित होगी? बिल्कुल विजेंद्र, आज जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लेखानुदान पेश करते हुए जो घोषणा की है जयपुर मेट्रो को लेकर, ये जो इसका दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण अगर जयपुर मेट्रो की अगर बात करें तो जयपुर मेट्रो की जो शुरुआत है वो अशोक गहलोत सरकार के जो दूसरा कार्यकाल था, जो कि 2008 से 2013 था, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। तब जो है पहले इसके 2 चरण बांटे गए थे। पहले चरण में चांदपुल से बड़ी चौपड़ तक जो अभी मेट्रो चल रही है, और दूसरे चरण में अंबाबाड़ी तिराहे से सीतापुरा तक। उसके बाद वसुंधरा सरकार आई
उस सरकार में भी अभिषेक, जो है वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं ना, क्योंकि एक लंबा बजट है, उस पर डिस्कस करना है कि भाई अब कौन कौन से फेज हो सकते हैं, किन इलाकों को कवर किया जा सकता है और क्या सेंटर इसको फंड करेगा। मैं उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को बताना जरूरी है कि किस तरह से इसमें जो भजनलाल सरकार है उसने ये नहीं देखा कि ये जो जयपुर मेट्रो है अशोक गहलोत सरकार की के समय शुरू थी, लेकिन सार्वजनिक जो शहरी परिवहन व्यवस्था है उसको सुधार की दृष्टि से ये जो आज घोषणा की है उससे संकेत है कि जयपुर मेट्रो को लेकर मौजूदा सरकार गंभीर है। और आज जो घोषणा की है तो जो अंबाबाड़ी तराई से सीतापुरा तक का जो दूसरा चरण है ये बहुत पहले से प्रस्तावित है, लेकिन अब आज जो उसमें नया किया गया है कि इसको विद्याधर नगर तक ले जाया गया है। विद्याधर नगर जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, वहाँ वो जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से वो एमएलए भी हैं, तो विद्याधर नगर को जोड़ा गया है। अगर इसको ये जिस तरह से जोड़ने का ऐलान किया गया है तो उसके बाद दूसरा चरण जो कि पहले 23 किलोमीटर लंबा था अब वो 30 किलोमीटर लंबा संभवतः हो जाएगा। इसके अलावा जो इसकी जो डीपीआर बनी थी दूसरे चरण की वो 2020 में बनी थी, और 2020 में जब बनी थी तब इसकी कॉस्ट थी 4,600 करोड़ रुपए। वो वैसे 10 से 12,000 करोड़ थी, लेकिन उस समय 2020 में इसको काफ़ी कट शॉर्ट किया गया। मसलन प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई घटाई गई, जो ट्रेन के साथ जो डब्बे लगते हैं उनको कम किया गया, और जो एस्केलेटर स्टेशन पे लगते हैं उनकी जगह सीढ़ियाँ रखी गई। तो इस तरह से कॉस्ट कटिंग करते हुए 4,600 करोड़ रुपए रखे गए। लेकिन अब जब इसके विस्तार की घोषणा की गई है तो तो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि करीब 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर इसकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है इसकी रूट में। और इसके लिए बजट कितना अलॉट किया गया, बाइफर्केशन आया क्या बजट का? इसका बजट का बाइफर्केशन में अभी घोषणा की गई है, क्योंकि इसका जो फाइनल बजट क्या होगा ये तब पता चलेगा जब डीपीआर बनेगी। और अब जब आज घोषणा हो गई है तो उसके बाद जो जयपुर मेट्रो है उसको ऑफिशियली इसके ऑर्डर होंगे, इसके बाद इसकी डीपीआर बनेगी। संभावना है कि आचार संहिता से पहले डीपीआर बन जाए? बिल्कुल, सरकार की कोशिश ये है कि आचार संहिता से पहले इसकी डीपीआर बना दी जाए और उसके बाद इसका यह भी संभव है कि शिलान्यास कर दिया जाए, मौके पे शुरू कर दी जाए। तो बड़ी बात यही है, अभी जो चांदपोल से बड़ी चौपड़ बन रही है चल रही है जो, उसमें राइडरशिप इतनी कम है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा। ये एक ऐसा रूट है जो कि 23 किलोमीटर और अब जब बढ़ के जब 30 किलोमीटर हो जाएगा और जो कि शहर के अहम हिस्से से जुड़ता है, जहां पर एसएमएस हॉस्पिटल भी है, सरकारी दफ्तर भी है, और जो मेन टोंक रोड जो कि शहर की हार्टलाइन जिसे कहते हैं वहां से वो गुजरेगा। तो इस लिहाज से राइडरशिप यहाँ पर अच्छी आएगी, तो ऑपरेशन मेंटेनेंस का खर्चा भी जो है वो निकल सकेगा। ठीक है भारत, क्योंकि युवाओं को फोकस किया गया है, स्कूलों को फोकस किया गया है, यहाँ तक आ गया कि भाई किसान के जो परिवार होंगे पीजी केजी से लेकर पीजी तक फ्री पढ़ेंगे। हालांकि वो बाद में पता चलेगा कि भाई आय का राइडर है या बाकी राइडर्स हैं या कास्ट का राइडर है, जो भी हैं, लेकिन बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? युवाओं की नज़र से 70,000 नौकरी होंगी, वार्षिक कैलेंडर पहले से जारी होगा। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, युवाओं के लिहाजे से अगर देखा जाए तो बेहद संतुलित बजट है, क्योंकि प्रदेश के आज तमाम जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, अगर बात विश्वविद्यालयों की जाए, विद्यालयों की बात की जाए, उनमें शिक्षकों का बेहद अभाव है। ऐसे में जो उद्देश्य सरकार का है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्र को मुहैया कराई जाए, उसको लेकर शिक्षकों की भर्ती का जो घोषणा की गई है वो बहुत अच्छी है और उसका स्वागत भी युवाओं ने किया है। 70,000 भर्तियाँ इस वर्ष होंगी, और सबसे अहम बात यह है कि आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से अब हर वर्ष वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। देखिए कुछ दिनों पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएस अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग उनकी ये थी कि हमें परीक्षा का समय की तैयारी का समय नहीं मिला। तो अब ऐसे में ये तमाम जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं ये नहीं कह पाएंगे कि हमें परीक्षा का तैयारी का समय नहीं मिला, क्योंकि पहले से आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड दोनों ही अपने कैलेंडर जारी कर देंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को सहूलियत मिलेगी कि कब कौन सी परीक्षा किस महीने में होने वाली है, उनको पहले से इस तारीख का पता चल जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो सभी संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। इन युवा साथी केंद्रों में जो तमाम जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, चाहे युवा हैं, उनको तैयार किया जाएगा, उनकी स्केलिंग की जाएगी कि कैसे वो निजी क्षेत्र में भी जाएं, उनको इंटरव्यू कैसे देना है, उन तमाम चीज़ों का प्रशिक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे जी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एजुकेशन का बजट क्या है? माफ कीजिएगा, एजुकेशन पर खर्च होने वाले बजट क्या है? देखिए टोटल अभी बजट का अनुमान लगाया नहीं है, लेकिन जो टुकड़ों में मद है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि प्रदेश के आज शिक्षण संस्थानों की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए, उनमें महिला टॉयलेट का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, कई तरह की जो मरम्मत के कार्य हैं उनके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें घोषणा इसकी दिया कुमारी जी ने की है। इसके साथ साथ जैसे कि अल्प आय वाले हैं, बटाईदार किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके बच्चों को
केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ साथ विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको हीन भावना का सामना करना पड़ता है, उनके लिए स्कूल बैग की बात की जाए, किताबों की बात की जाए, इसके साथ साथ यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपये वो प्रति माह दिए जाएंगे। अच्छा, यानी बड़ा साल बड़ा दिए जाएंगे। सवाल और सियासत हुई इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर, उसको लेकर कोई फैसला हुआ? देखिए, इंग्लिश स्कूलों को लेकर बात की जाए तो शिक्षा मंत्री ने भी कई बार इस तरह के बयान दिए कि वो इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनमें शिक्षकों का अभाव था। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो 70,000 भर्तियों को ऐलान हुआ है, उससे प्रदेश के जो तमाम स्कूलों हैं उनकी व्यवस्था है वो यहाँ पर सुधरेगी जी, और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं स्कूलों में देखने को मिलेगी। ठीक है। महिला हमेशा से मोदी सरकार का सेंटर पॉइंट रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर घर में महिला सरकार से खुश है तो जबरदस्ती वोट डलवा देंगे, और इसलिए हमेशा उनको टारगेट भी किया जाता है और उनके लिए योजनाएं भी एग्जीक्यूट की जाती है। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या? बिल्कुल, महिलाओं की जहाँ बात होती है वहाँ पर हमेशा देखा जाता है कि बजट का इंतजार उन्हें भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस बजट की अगर मैं बात करूँ तो चाहे लाडली योजना के तहत सीसीटीवी कैमरास लगाने की बात हो, गर्भवती महिला को एक योजना के तहत 6,500 रुपये देने की बात हो, या फिर 1 लाख रुपए देने की बात हो जब किसी के घर में बेटी का जन्म हो, तो तीनों योजनाओं को अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छी, और अच्छी इसलिए क्योंकि इस बजट में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को इस तरीके से आगे बढ़ाना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को लेकर अगर लाडली योजना की मैं बात करूं विजेंद्र, तो क्राइम रेट कम होगा। जब हर चौराहे पर, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास होंगे तो खौफ रहेगा उन लोगों में जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, और ये महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। और मैं बात करूँ 1 लाख रुपए की, जो कि किसी भी बच्ची के जन्म पर, कन्या के जन्म पर दिए जाएंगे, तो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं जो है उसकी एक एफडी होगी जो एक निर्धारित एफडी होगी। ये कह सकते हैं कि जो बीपीएल होगा, जिस तरीके का पूरा मैं कह सकती हूँ एक क्राइटेरिया पूरा सेट किया जाएगा, जिसके बाद में ये जो एक अमाउंट है एक बच्ची के जन्म पर उसके परिवार को दिए जाएंगे। तो इसको लेकर ये भी कह सकते हैं कि अब जब बच्ची किसी के घर में जन्मेगी तो शायद वो जो कहा जाता है कि लक्ष्मी जन्मी है वो बात सच हो जाएगी। दूसरी बात हम कह रहे थे कि जब गर्भावस्था होती है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी सरकारें जो आती है, जो अभी हैं या पहले भी सरकार थी, 5 लाख तृप्ति, 5 लाख लखपति दीदी बननी है बिल्कुल राजस्थान में। तो वही ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो इस बजट में आई हैं। उसके साथ में विजेंद्र एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि देवस्थान विभाग, जिस विभाग को मैं देखती हूँ, आज का जब बजट शुरू हुआ तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो नजर आई कि वित्त मंत्री जब बजट शुरू कर रही थी तो उससे पहले जय श्री राम का उद्घोष जो है वो सुनाई दिया। तो जय श्री राम का उद्घोष हुआ है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई देवस्थान विभाग को कुछ ना मिले। तो देवस्थान विभाग में भी 300 करोड़ रुपए का सौंदर्यकरण जो है वो मंदिरों में किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि मंदिरों में लगातार जो ध्यान है वो पूर्व सरकार भी दे रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जब सरकार ने पूरा एक अमाउंट जो है वो मंदिरों के लिए दिया है कि प्रदेश में 20 मंदिरों को चयनित किया गया है, और उन 20 मंदिरों में जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी यहाँ पर हैं, रामदेवरा हैं। जब हम गोवर्धन जाते हैं तो गोवर्धन मार्ग पर एक पूछी का लौटा मंदिर है, वो बहुत ही खूबसूरत है, उसको और ज्यादा उसका सौंदर्यकरण किया जाएगा। तो इन मंदिरों का जब सौंदर्यकरण होगा तो कह सकते हैं टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, विरासत जो है वो विरासत भी आगे तक रहेगी। ये सारी चीजें जो आज के बजट में दी गई और बहुत ही कह सकते हैं बहुत अच्छी तस्वीर इससे आगे भी नजर आएगी। अननोन मंदिरों को भी जोड़ा गया जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उनको भी हाइप दी जाएगी, उनको राज्य स्तर के पटल पर लाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी धार्मिक दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा मान्यता है ही, लेकिन टूरिज्म की दृष्टि से उन्हें लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो मंदिर इतने ज़्यादा विकसित रूप से नहीं बने हुए, इतने विशाल नहीं बने हुए। तो उन मंदिरों में जब ये पैसा लगेगा 300 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर वो अमाउंट यहाँ पर लगता है, 20 मंदिर जिनमें 300 करोड़ का अमाउंट लगेगा, अगर वो इतने खूबसूरती से बन जाएंगे तो कह सकता है टूरिज्म को भी, टूरिज्म में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और वो मंदिर जिसमें धार्मिक रूप से तो लोग जाते ही थे, लेकिन उसकी सुंदरता देखने के लिए भी लोग जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। निर्मल जी, शुरुआत आपके साथ। कल तक ये उम्मीद थी कि भाई पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है तो कई चीजों के दाम अपने आप गिर जाते हैं। ये उम्मीद थी, और ये भी उम्मीद थी कि फर्स्ट इंडिया जैसे बार बार डिबेट कर चुका, पिछले 5 साल में कई बार कर चुका कि आप रेट घटाइए तो सही, राजस्व बढ़ेगा आपका, लेकिन जो उम्मीद थी वो हुई नहीं, जबकि प्रधानमंत्री इसकी घोषणा भी करके गए थे। देखिए विजेंद्र, पेट्रोल डीजल पर रेट भी कम होगी, वैट की दर भी कम होगी, और प्रदेश में बिक्री भी बढ़ेगी। एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिलते ही पहला काम यह किया था, कमेटी फॉर्म की थी कि पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट कैसे कम किया जाए, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था राव राजेंद्र सिंह को। उसमें प्रभुलाल सैनी भी थे, उसमें अरुण चतुर्वेदी भी थे, उसमें तमाम 6 सदस्यीय इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। देखिए, अभी तक ऐसी कोई परंपरा नहीं रही कि बजट के अंदर
पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट घटाया या बढ़ाया जाए। कोरोना के दौर में राज्य सरकार, जो पूर्ववर्ती राज्य सरकार थी, उसने 3 बार वैट बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर, लेकिन घटाया 2 बार। लेकिन जिस अनुपात में बढ़ाया था उस अनुपात में घटाया नहीं। उसका नतीजा ये निकला, राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। और चूंकि जैसा मैं बता रहा हूं कि लेखानुदान में उसकी कोई घोषणा नहीं होनी थी, ऐसी कोई संभावना भी नहीं थी। और सरकार को अगर पॉलिटिकल माइलेज चाहिए तो 5, 7, 10 दिन बाद उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वैट को कम किया जाएगा। आचार संहिता लगने से पहले, ताकि प्रधानमंत्री कह सके कि देखिए जो कहा था वो करके दिखा। निश्चित तौर पर आचार संहिता से पहले होगा। 31.06% इस पर पेट्रोल के ऊपर वैट है और 19% डीजल के ऊपर है। पेट्रोल पे 7% और डीजल पे 4% वैट राजस्थान में घटने जा रहा है, जिस तरह की संभावना है, सूचनाएं मिल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित मानिए कि पेट्रोल जो 108 रुपए के पार चल रहा है वो 100 के नीचे आएगा, डीजल जो 96 रुपए के आसपास चल रहा है वो 90 के नीचे आएगा। इससे फायदा ये होगा कि प्रदेश के अंदर जो 70% तक जो पेट्रोल डीजल की बिक्री घटी है, खासकर डीजल की, वो उससे 3600 करोड़ रुपए हर महीने राजस्थान सरकार को राजस्व मिलता था। लेकिन घटने से क्या हुआ, वो राजस्व घटता चला गया। अब चूंकि अगर वैट हम यहां कर देंगे, पड़ोसी देशों जो राज्य हैं उनके समतुल्य अगर हम वैट की दर कर देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान में वापस से बिक्री बढ़ेगी, उससे डीलर का कमीशन भी बढ़ेगा और राज्य सरकार को जो राजस्व नुकसान की जो चिंता सता रही थी वो भी नहीं होगी, क्योंकि बिक्री बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पर बॉर्डर इलाके पर जो पेट्रोल पंप जो बने हुए हैं वो वापस से गुलजार होते हुए भी नजर आएंगे, वो सूने सूने नजर नहीं आएंगे। विमल जी, एक बहुत फैक्चुअल आंकड़ा होता है, जनता शायद इसको समझना चाहती है, आप आसान शब्दों में समझाइए कि भाई 1 रुपया हमने कमाया, अब उसे हमें खर्च करना है, उसका बाइफर्केशन जरा दीजिए, कितना इंटरेस्ट में जाता है, कितना मूल कटता है, कितना उन एक्सपेंडिचर में होता है जहां से रेवेन्यू सोर्स क्रिएट होते हैं और बाकी मदों में जाते हैं। एक बार तेजी से समझाइए सर। विजेंद्र जी, ये हर बजट के अंदर आता है कि जो 1 रुपया है उस 1 रुपये का खर्च कितना किया जाना है। इस बार भी जो लेखानुदान पास की विधानसभा में रखे गए हैं उसमें एक आकलन किया गया है और उसमें जो एक्सपेंडिचर के ऊपर जो खर्च बताया वो 50 पैसे 50.73 पैसे बताया। मतलब आधा जो रुपया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्च होगा। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको चिंता की बात कही जा सकती है वो है 7.28 पैसा ब्याज की अदायगी पर होगा। मतलब हमारे ऊपर जो 5,89,781 करोड़ का जो लोन है, उस लोन के ऊपर जो ब्याज का पेमेंट होगा, उस ब्याज के ऊपर 7.28% हमारी जो रेवेन्यू है उसका खर्चा इसके ऊपर होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जो लोन हमने ले रखे हैं उसका रीपेमेंट भी करना होता है और इस रीपेमेंट के ऊपर जो 1 रुपये का जो हिस्सा है वो केवल 0.05 पैसे है। मतलब कुल 1 रुपये में से 5 पैसे का भुगतान जो पुराने लोन है उनकी अदायगी के ऊपर होता है। इसके अलावा इस हिसाब से कभी होगा क्या? नहीं, इस हिसाब से तो नहीं होगा जब तक हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जब तक हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, जो मतलब ऐसी संपत्ति के ऊपर खर्च करना शुरू नहीं करेंगे जिससे हमारे को इनकम होएगी, तब तक तो ये कर्ज के बोझ के नीचे सभी राज्य सरकारें दबी रहेगी। और ये भी कह सकते हैं कि कर्जा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि 23,000 करोड़ का तो टेंटेटिव राजकोषीय घाटे के साथ बजट पेश कर रहे हैं। बिल्कुल 23,000 करोड़ से ज्यादा का राजकोषीय घाटा है। इसको देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, कर्ज बढ़ेगा। एक रिजर्व बैंक ने जो पिछले साल आंकड़े जारी किए थे, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो पिछले साल 2022 में जो रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के ऊपर जो कर्ज की राशि थी वो 4,58,089 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,89,781 करोड़ होगी। मतलब 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास राजस्थान का कर्ज एक साल में बढ़ा है। और ये जो कर्ज बढ़ता जा रहा है इस समय, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, वो ये है कि राजस्थान पूरे देश में सेकंड सबसे बड़ा कर्जदार देश है। सर, मुझे बाकी पैनल्स को भी एक सवाल लेना है, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे करूंगा, उसका जवाब और दीजिए। अमूमन बजट में हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारा रेवेन्यू बढ़े, उसके लिए हम वो खर्च करते हैं कि भाई इतना हम इस जगह पे लगा देंगे तो अगले 5 साल 10 साल में या अगले साल से इतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये जो हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं उसमें से कितना हम उस हिस्से पर खर्च कर रहे हैं जहां से हम इनकम बढ़ा सके? देखिए, अभी जो खर्च हो रहा है वो तो केवल 7 पैसे हो रहा है। मतलब 7% जो हमारा एक्सपेंडिचर्स है वो कैपिटल कंस्ट्रक्शन पे जा रहा है। ऐसी नई कैपिटल बनाई जा रही है जो हमें आने वाले समय के अंदर इनकम कराएगी, अर्थात राजस्व जिससे हमें जनरेट होगा। जी ठीक है पंकज सोनी जी, क्योंकि हर बजट में एक एक्स फैक्टर होता है, इस बजट में वो एक्स फैक्टर क्या है जिसके लिए कहें कि इस बजट को हम इसलिए याद रखेंगे कि ये यूनिक घोषणाएं हैं जो राजस्थान में इससे पहले नहीं हुई थी? देखिए विजेंद्र, क्योंकि ये लेखानुदान था तो इसमें कई तरह के राइडर्स थे, लेकिन उसके बाद भी जो बजट है
जो लेखानुदान पेश किया गया है बजट लेने के लिए, वो बहुत ही बैलेंस आप इसमें देख सकते हैं। इसमें पर्यावरण की बात भी कही गई है जी। इसमें जैसे बीजेपी की सरकार बनी है वो विचारों की बात भी उसमें की गई है। इसमें जो कर्ज है वो बढ़ रहा है उसको कम करने की बात भी की गई है, और केंद्र के साथ पूरे तालमेल की बात भी लेखानुदान में बताई गई है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो बजट है, ये लेखानुदान जो लिया है बजट के लिए, इस बीजेपी के विचारों को दर्शाया गया, मतलब आपका इशारा हाँ, मीसाबंदियों की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें गोपालन कार्ड की तरफ 2-3 चीजें खास थी। एक तो बार बार लेखानुदान में मोदी गारंटी का जिक्र हुआ कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो राजस्थान में भी लागू की जाएगी। जो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और युवाओं को रोजगार के साथ विश्वास में भी लिया जाएगा। इस फैक्टर पे बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। अब रही जो वैचारिक रूप से जिस पार्टी की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है जी, उसमें वैचारिक भी पुट दिया गया है। जैसे कि मीसाबंदियों की जो पेंशन है, सबसे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने 2003 में इसको शुरू किया था। अशोक गहलोत सरकार आती है, बंद कर देती, उसने बंद किया, फिर वसुंधरा राजे ने शुरू किया, फिर अशोक गहलोत सरकार आई, उसने बंद कर दिया। अब उसको कानूनी जमा पहनाने के लिए उसके लिए एक नया कानून पास करने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है जी। दूसरा, जैसे पहले तृप्ति ने बताया, भाजपा का फोकस, जो भाजपा सरकारें हैं, चाहे यूपी में हो चाहे और मध्य प्रदेश में हो, उनका फोकस जो धार्मिक टूरिज्म होता है उसको बढ़ावा देने के ऊपर रहता है। तो इस बजट में जो 20 मंदिर, जो मुख्य मंदिर चुने गए हैं, उनके लिए सर्किट जो बनाया गया है 300 करोड़ का, ये अपने आप में एक वैचारिक मुद्दा भी रहा है बीजेपी का, कि जो धार्मिक वो स्थलों का विकास होना चाहिए, मंदिरों का विकास होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, गाय की बात, जो जिसके लिए कहा जाता है कि भाजपा अक्सर सत्ता में आती है तो इस तरह की बात करती है। तो गोपालन कार्ड दिया गया है, मतलब कि उस कार्ड के जरिए गाय पालकों को विशेष लोन दिया जाएगा, और वो उनका कुल मिला के गाँव और गाय उसको जोड़कर एक आर्थिक समृद्धि की तरफ एक नया फार्मूला इस जो लेखानुदान में दिखाई दिया है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी में एक बार निर्मल जी, क्योंकि टूरिज्म राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, हम उम्मीद करें कि भाई अगले 1 साल या 2 साल में 20 करोड़ के आसपास यहाँ सैलानी आए। बूम बूम पर्यटन के लिए कुछ बड़ी घोषणा हुई है? निश्चित तौर पर देखिए, जिसकी बात अभी तृप्ति और पंकज कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। प्रदेश के अंदर बीते वर्ष में, यानी 31 दिसंबर 2023 तक का जो वक्त था, 1 वर्ष का, उसमें 18 करोड़ पर्यटक राजस्थान में आए, 18 करोड़ 6 लाख से ज्यादा पर्यटक। उसमें से 17 करोड़ पर्यटक वो थे जो श्रद्धालु कम पर्यटक थे, यानी धार्मिक पर्यटन के लिए यहाँ पर आए। ऐसे में 20 मंदिर, उनको 300 करोड़ का उनके लिए प्रावधान करना, ये योजना पहले से ही केंद्र की जो प्रसाद योजना है उसके तहत पहले भी प्रावधान किए गए थे, लेकिन कुछ राइडर्स थे बीच में, कुछ न्यायिक प्रक्रिया में अटक गई थी बातें, उनको ही आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और इस बार हमारे जो प्रथम पूज्य हैं, यानी त्रिनेत्र गणेश, उनको इसमें शामिल किया गया है, रणथंभौर। उसके अलावा पूंछरी का लौठा जिसकी बात हो रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा उस ब्रज क्षेत्र से आते हैं, भरतपुर से, तो उन्होंने उसका ध्यान रखते हुए, और वो गए थे, जब उन्होंने परिक्रमा की तो उस जगह की हालत देखकर उनको लगा कि बड़ी दयनीय स्थिति है, उसको ठीक करना चाहिए, उसको उसमें शामिल किया। उसके अलावा कोटा का एक मंदिर शामिल किया गया, और तमाम जो 20 मंदिर है इसके साथ काम होगा। बहुत बड़ी बात। अब इसमें देखिए, दिया कुमारी का विजन आप देखिए, चूंकि वो राजपूत समाज से भी आती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा है वो एक टूरिज्म सेक्टर के लिए, अगर हम बात करें इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप सर्किट के नाम से एक 100 करोड़ रुपए की योजना लेके आए, जिसमें महाराणा प्रताप से जुड़े हुए तमाम जो क्षेत्र थे उनका वहां पर विकास किया जाएगा, एक नया सर्किट होगा निश्चित तौर पर। उसके साथ साथ जो हमारी धरोहर, उन्होंने बताया कि हम अभी जब इमानुएल मैक्रो फ्रांस के आए थे तब भी उनकी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि धरोहर संरक्षण के लिए हमको बहुत काम करना है, तो उन्होंने 20 संग्रहालय और एक आर्काइव, डिजिटल जो आर्काइव, जो उसके लिए भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया। मेरे पास बिल्कुल वक्त की कमी है। विकास, जो सेक्टर के लिए किया गया है, एनर्जी सेक्टर के लिए, आपको लग रहा है कि अगले 5 साल 6 साल के अंदर अगर हम इसी तरीके से 10 साल तक हम सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा की तरफ फोकस करेंगे तो हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल, अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपूर्व संभावना है सौर ऊर्जा की, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जितना काम किया जाए राजस्थान में उतना ही कम है। अभी इस वक्त की बात करें, हम देश में नंबर 1 पर हैं सोलर प्लांट्स वगैरह जो अब तक लगे हैं उसमें, लेकिन अभी तक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो राजस्थान में नहीं है। हम जो भी चीज़ करते हैं वो बाहर से लाके करते हैं, तो एक तरफ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने की बात है उसको संबल मिलेगा, दूसरी ओर इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि 5 लाख अगर सोलर प्लांट अगर लगते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए उद्यमी भी उसके लिए आकर्षित होंगे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगेगी। तो ये जो सेक्टर है सोलर के लिहाज से ऊर्जा का जो तस्वीर बदलने की बात की जा सकती है कि ऊर्जा की तस्वीर बदलने में सोलर का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जी ठीक है तृप्ति, अंतिम कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, जरा ये बताइए भाई, महिलाओं को कुछ और उम्मीद थी जो इस बजट में थी, क्योंकि महिला ही केंद्र का बजट पेश कर रही थी, महिला यहाँ का बजट पेश कर रही थी, कुछ चाहिए था कि भाई ये और होना चाहिए था?
महिलाओं को लेकर अगर मैं कहूँ तो जितनी चीज़ें उन्हें चाहिए, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है, क्या मतलब 150 रुपए जो बढ़े हैं उसको लेकर भी लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि कहा गया था कि भाई जब बीजेपी बात कर रही थी, जब हम देख रहे थे कि चुनाव की बात हो रही थी तो लगातार कहा जा रहा था जो पेंशन है उसको 1500 तक कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक कदम आगे बढ़ाया है कि 1000 से उसको 150 रुपए और बढ़ा दिया है। 1150 रुपए जो है वो बुजुर्ग पेंशन मासिक दी जाएगी। महिलाओं की बात लगातार थी, लेकिन खुश जरूर है महिला, कह सकते हैं महिलाएं खुश हैं। आपने बात की है उनसे, वो खुश हैं इस बजट से। बिल्कुल, महिलाएं खुश क्यों नहीं होंगी? हर एक चीज मतलब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी, निर्मल जी, विमल जी और विकास, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपको आपकी नज़र से बजट को समझाने की कोशिश की और ये भी समझाने की कोशिश की कि सरकार की योजनाएं, सरकार के पॉलिसीज, आपसे किए गए वादे अगर वक्त पर पूरे नहीं होते तो उसके पीछे एक बड़ी वजह आर्थिक बोझ है, उसके पीछे एक बड़ी वजह कर्जा है और रेवेन्यू के एक्स्ट्रा सोर्सेज क्रिएट नहीं होना है। इस सरकार ने यह कोशिश किया कि भाई रेवेन्यू के एक्स्ट्रा सोर्स क्रिएट हो, क्योंकि पैसा अगर ज्यादा आएगा तो आपके लिए ज्यादा खर्च होगा। नमस्कार। युवाओं के रोजगार हेतु भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ।